और अब देखते हैं घड़ी घड़ी घमासान। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए लखनऊ में 10 फरवरी से यूपी इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और लखनऊ पहुंचे उद्योगपतियों के सामने यूपी से जुड़ी कई अहम बातें रखी। यूपी सरकार के आमंत्रण पर लखनऊ में शुरू हुए निवेश के महाकुंभ में दुनिया की कई कंपनियों के अलावा देश के नामी उद्योगपतियों ने शिरकत की, जिसमें रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी संजय मेहता और डिक्सन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन सुनील वाचवानी समेत कई उद्योग घरानों से जुड़े बड़े नाम लखनऊ पहुंचे। इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने योगी सरकार की तारीफ की। जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। रिलायंस ग्रुप ने यूपी में 75,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। रिलायंस यूपी में रिन्यूएबल एनर्जी और बायोगैस एनर्जी के क्षेत्र में काम करेगी, जिससे 1 लाख रोजगार पैदा होने का अनुमान है। इसके पहले रिलायंस ग्रुप यूपी में 50,000 करोड़ का निवेश कर चुका है। इनके अलावा बिरला ग्रुप ने भी 25,000 करोड़ और टाटा सन्स ने यूपी सरकार को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मदद का ऐलान किया है। इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का अपना संकल्प दोहराया और कहा कि यूपी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए आज जाना जा रहा है। पूर्वांचल दौरे के दूसरे दिन अखिलेश यादव वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। रामचरितमानस पर छिड़े महाभारत के बीच अखिलेश यादव काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे। विधि विधान से बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर बाहर निकले अखिलेश ने यह दावा कर दिया कि भाजपा की सरकार का जाना तय है। साथ ही अखिलेश ने इस राज का विफाज किया कि बाबा से अपने वोट कौन मांगता है। हमने वोट नहीं मांगा, बाबा से हमने ये कहा, बाबा से वोट नहीं मांगा, बाबा से बीजेपी वाले वोट मांगते हैं। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, ग्लोबल समिट में सीएम योगी के हाथ हिलाने पर भी तगड़ा तंज कसा। अभी देखा होगा आपने, हमारे मुख्यमंत्री जी हाथ हिलाते हुए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था ये क्रिकेट के बहुत पुराने रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। अरे भाई बल्ला उनको दे दो, बॉल हमें दे दो, अगर बीच का स्टंप न उड़ा दे तो कहिएगा आप। वाराणसी में अखिलेश की पूजा अर्चना पर केशव प्रसाद ने तीखा ट्वीट किया है और लिखा है, संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना है कि अखिलेश यादव जी और उनकी मंडली को सद्बुद्धि दें ताकि वो रामचरितमानस का मर्म समझ सकें। जाहिर है इस वक्त रामचरितमानस पर सपा और भाजपा के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। अखिलेश की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ताबड़तोड़ न सिर्फ विवादित बयान दे रहे हैं, बल्कि अपने बयान पर वो कायम भी हैं। जिस वक्त लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हो रहा था, उसी वक्त अखिलेश यादव यूपी में निवेश के लिए हो रहे इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े कर रहे थे। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी सरकार ने प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव पर जितना आंकड़ा पेश किया, उसमें से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं वो बात झूठी न निकले। अगर 27 लाख करोड़ उन्होंने कहा है तो 27 लाख करोड़ में कम से कम काशी को 5 लाख करोड़ मिले। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधे हमला करते हुए कहा कि यूपी सरकार उद्योगपतियों को कोई राहत नहीं देने वाली है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल्ली वाले लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या इंसेंटिव देंगे, और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते।
अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज दुनिया में भारत के पिछड़ेपन की वजह से ही यूपी सरकार को निवेश जुटाने के लिए दुनिया के तमाम देशों के चक्कर काटने पड़े हैं। इस दुनिया में बहुत पिछड़ रहा है। आप झोला लेकर के जा रहे हैं दुनिया के हर देश में और कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट दीजिए। अखिलेश यादव इससे पहले भी इन्वेस्टर समिट के बहाने यूपी सरकार की निवेश की कोशिशों पर सवाल उठाते रहे हैं। मैनपुरी में जीत और समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद शिवपाल यादव का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो चुका है कि वो अधिकारियों को धमकाने लगे हैं। सपा में महासचिव बनने के बाद अब शिवपाल यादव संगठन को मजबूती देने में जुट चुके हैं। रायबरेली में उन्होंने विधायक राम सिंह पटेल के आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को खुलेआम धमकी दे डाली। हमारा मिशन है संगठन को मजबूत करके इनको सत्ता से हटाना और हम लोगों को सत्ता में आना है। तब जो निरंकुश अधिकारियों को और इनको सबको फिर पता चलेगा। इन दिनों लखनऊ शहर के नाम में बदलाव की मांग बीजेपी की ओर से पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। गुरुवार को अमौसी एयरपोर्ट पर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसके बाद नाम बदलने की मांग को और बल मिला है। लेकिन शिवपाल यादव ने रायबरेली में साफ कर दिया कि उनकी सरकार आई तो शहरों के पुराने नाम फिर से वापस कर दिए जाएंगे। तो रख देंगे पुराने नाम फिर बदल जाएंगे। जब परंपरा डालोगे तो फिर परंपरा तो फिर पड़ेगी। जाहिर है मैनपुरी की जीत के बाद शिवपाल यादव का जोश हाई है, लेकिन शिवपाल को ये भी समझ लेना चाहिए कि अधिकारियों को धमकाने से पहले सत्ता में वापसी जरूरी है, जिसके लिए इंतजार अभी 4 साल करना पड़ेगा। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के संपत्ति के खिलाफ प्रशासन ने आज से कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। इरफान सोलंकी और उनके गैंग के खिलाफ एक्शन का आगाज करते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम दल बल के साथ जाजमऊ इलाके में पहुंची और मुनादी करवाकर इरफान सोलंकी के करीबी शौकत पहलवान के 28 फ्लैट्स वाले हिलाल कंपाउंड को सील कर दिया। सिर्फ हिलाल कंपाउंड ही नहीं बल्कि पुलिस ने एक दिन में शौकत पहलवान की 3 संपत्तियों को सील कर दिया, जिनकी कुल कीमत 20 करोड़ रुपए है। इरफान गैंग के सदस्य शौकत अली पुत्र स्वर्गीय हमीद की हिलाल कंपाउंड सुल्तान ट्रेनरी का 1 भूखंड और 2 भूखंडों पर बने 27 फ्लैटों को राज्य सरकार में हितबद्ध किया जाता है। हालांकि इस दौरान हिलाल कंपाउंड में फ्लैट खरीदने वालों ने प्रशासन की कार्रवाई रुकवाने के लिए अपने घरों के दस्तावेज पेश किए, लेकिन प्रशासन की टीम ने इमारत को सील कर दिया। रिजवान सोलंकी, साथ में शौकत पहलवान और जो है अज्जन और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आरोपी हैं, और विधायक इरफान सोलंकी, तो इन सभी के शस्त्रों के ऊपर एक अलग से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने इरफान सोलंकी के सहयोगियों के हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को किसानों की महापंचायत हुई, जिसके बाद 12 दिन से चल रहा किसानों का धरना 13वें दिन खत्म हो गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना खत्म करने का ऐलान किया। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में किसानों के कई रंग दिखाई दिए। सुबह से किसान सैकड़ों ट्रैक्टर के काफिले के साथ इस महापंचायत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पहुंचे। ट्रैक्टर पर डीजे, साउंड, भारतीय किसान यूनियन के झंडे और झूमते, नाचते और नारेबाजी करते किसान जीआईसी मैदान पहुंचे। महापंचायत में किसानों के भोजन का भी इंतजाम किया गया था। आसपास के गांव से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से भोजन लेकर महापंचायत में पहुंचे। मुजफ्फरनगर की किसान मजदूर महापंचायत में किसान हुंकार भरेंगे और दूर दूर से किसान सुबह से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में किसानों के लिए यहाँ खाने की और पकवान की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सीएम कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे, ये लोग पीएससी बुला रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा चाहे मिलिट्री बुलाओ, पर ट्यूबवेल पर बिजली के मीटर नहीं लगने देंगे। पत्र में फ्री बिजली और अब लगेंगे मीटर, ये अपने घोषणा पत्र में 2027 का जब घोषणा पत्र आवे उसमें लिखे कि हम मीटर लगावेंगे। किसानों के महापंचायत को देखते हुए पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। जनपद मेरठ, सहारनपुर, शामली और बुलंदशहर जिलों से पुलिस बल बुलाए गए थे। अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनने का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। जिस रफ्तार से मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, उससे सिर्फ 30% निर्माण ही बाकी बचा है। राम मंदिर निर्माण का कार्य अभी तक करीब 70% पूरा हो चुका है। राम मंदिर के निर्माण का ये वीडियो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ रामलला के मंदिर का गर्भगृह आकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मंदिर के स्तंभों को लगाया जा रहा है। रामलला के मंदिर में कुल 170 खंभे होंगे और ये खंभे लगने भी शुरू हो चुके हैं। गर्भगृह में निर्मित किए जाने वाले खंभों का निर्माण मकराना के मार्बल से किया जा रहा है। भगवान रामलला के मंदिर को इस तरह से बनाया जा रहा है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरण रामलला के मस्तक को ललाटित करेंगी।
मंदिर में खास प्रकार की ईंटों को लगाया जा रहा है जो सामान्य ईंटों से कई गुना ज्यादा मजबूत हैं। सभी ईंटों पर भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ है। इस भव्य मंदिर निर्माण को 3 चरणों में पूरा करना है। पहला चरण अगस्त 2023 तक पूरा होगा, दूसरा चरण दिसंबर 2024 में पूरा होगा, 2025 तक मंदिर आकार ले चुका होगा। पूरी उम्मीद है कि भगवान रामलला अपने गर्भगृह में जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के दिन विराजमान हो जाएंगे और राम भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।